वेलकम फ्रेंड्स। जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत को, और दिल्ली सल्तनत में हम हैं तुगलक डायनेस्टी में, जहां हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं। इस पे 2 से 3 वीडियो हम कर चुके हैं पहले ही। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया था, यानी सांकेतिक मुद्रा उसने चलाई थी, और ये भी उसकी जो नीति थी ये फेलियर साबित हुई थी। इसकी सारी नीतियां फेलियर साबित हुई थी, पहले के वीडियोस में हम देख चुके हैं। अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा आपको। तो आज हमारा जो फोकस होगा इसके टोकन करेंसी वाले पार्ट पे होगा, और ये चूंकि एक अलग वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें आपको समझानी पड़ेगी। आखिर टोकन करेंसी है क्या, सांकेतिक मुद्रा है क्या, ये समझानी पड़ेगी। इसलिए एक अलग वीडियो में हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए अब तक हमने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश हैं। पहला गुलाम वंश, और दूसरा जो है वो खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश है जिसको हम अभी देख रहे हैं। और तुगलक वंश के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण शासक हम देख रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, और गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में पहला वंश गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी वंश, फिर ये तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद आप देखेंगे सैयद वंश, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अंतिम में लोदी वंश को। तो हम तुगलक डायनेस्टी में हैं, और तुगलक डायनेस्टी में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी बोलते हैं। 1325 से 1351 एडी तक यानी ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो तुगलक डायनेस्टी है उसका फाउंडर था इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की, और 1325 तक उसका शासनकाल रहा, और उसकी डेथ हो जाती है 1325 में, और 1325 से मोहम्मद बिन तुगलक आ जाता है। ठीक है, तो इसका शासनकाल 1391 ईस्वी यानी 1351 एडी तक रहेगा। ये हमने बता दिया था आपको। हाँ, जो बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी उसमें मैंने बताया था कि इसका मूल नाम जो था वो फखरुद्दीन मोहम्मद जौना खान या जूना खान था। कहीं कहीं फखरुद्दीन मलिक जूना खान भी मिलेगा, और कहीं कहीं केवल जूना खान भी मिलेगा। तो ये हमने आपको बता दिया था। उसके अलावा हमने देखिए आज हमारा टोकन करेंसी पे है, बहुत सारे पॉइंट्स को देखने हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने देख लिया है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया है। मैंने बता दिया था आपको पहले भी कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा शिक्षित जो है ये सुल्तान रहा। ठीक है, हालांकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, टोकन करेंसी। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सांकेतिक मुद्रा, इसको देखना है। और उसके बाद ये 3 टॉपिक और बच जाएंगे, एक ही साथ इसको देखेंगे। मतलब एक ही टॉपिक में है खुरासन अभियान, कराची अभियान और नागरकोट अभियान। ये हम अंतिम वीडियो में देखेंगे। इसको आप एक्सपीडिशंस भी कह सकते हैं, या इसकी विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। सारी नीतियां इसकी फेलियर साबित हुई थी। हमने ये बता दिया था कि देखिए यहां तक हमने बताया था कि ये जो है हमने बेसिक चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, बेसिक चीजें हमने यहां तक बता दिया था पहले, और उसके बाद यहां तक हमने कैपिटल शिफ्ट तक हमने आपको बता दिया था घरेलू नीतियों में। लेकिन घरेलू नीति में एक नीति और आएगी, टोकन करेंसी, ये आज हम देखेंगे। और उसके बाद यहां से ये फॉरेन पॉलिसी होगी या इसके एक्सपीडिशंस होंगे। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे ज्यादा रिवोल्ट्स यानी विद्रोह इसके समय में होते हैं, ये सब बता चुका हूं मैं, डिटेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी सारी नीतियां जो हैं वो फेलियर साबित होंगी, असफल साबित होंगी, लोगों में नाराजगी होगी, और भी उसके फलस्वरूप विद्रोह होंगे। इसके टाइटल्स के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया था। इसके पिता ने गयासुद्दीन तुगलक जो थे इसको उलुग खान की उपाधि, टाइटल्स का मतलब उपाधि, दी थी। इसके अलावा इसकी उपाधि मोहम्मद थी। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण उपाधि इसकी थी, इसकी महत्वपूर्ण उपाधि थी खानों का खान, दुनिया का खान। और ये दोनों बातें जो हैं यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, मैं बता चुका हूं। इसके अलावा इसको पागल शासक, रक्त पिपासु शासक, ठीक है, ये सब कुछ कहा जाता था, मूर्ख शासक, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इसने जल्दबाजी में सारे डिसीजन लिए, और डिसीजन टाइमली नहीं थे, उनका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया। डिसीजन जो भी इसने नीतियां चलाई वो नीतियां तो अच्छी थी, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फेलियर हुई सारी नीतियां, और इसको असफल शासक और मूर्ख शासक भी कहा गया। ठीक है,
तो यहां पर ये बातें थी। हिंदू फेस्टिवल ये मनाने वाला पहला सुल्तान होली, दिवाली, दशहरा मनाता था, सब कुछ बता चुका हूं, एक एक लाइन हम रिवाइज करते चलेंगे। इसी के समय बहमनी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है, दक्षिण भारत में। इसको हम बहुत बड़े टॉपिक है और दोनों में एक संघर्ष चलेगा, बहमनी किंगडम और विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर एम्पायर में, तो एक लंबा संघर्ष चलेगा। ये भी हम अलग से देखेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत को खत्म कर लेंगे, तो हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये बहमनी साम्राज्य और ये विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद इसके समय में मोरक्को यानी दक्षिण अफ्रीका से आता है कौन? इब्न बतूता। ये इब्न बतूता ने अपना ट्रेवलोग यानी कि यात्रा वृत्तांत लिखा है, रहला, इसमें इसने भारत के बारे में लिखा है। मोरक्को जो है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मैंने बताया। मोरक्को जो है कहां पे? अफ्रीका में है। ये कुछ दिनों तक दिल्ली का काजी भी रहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसी के समय ये आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का काजी भी बनाया जाता है, चीन भी जाता है राजदूत के रूप में, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक से इसकी कुछ अनबन होती है, तो इसको इम्प्रिजनमेंट भी मिलता है, यानी कि जेल भी होती है, कैद खाने में भी इसको डाला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इसकी किताब थी रहला, याद रखिएगा, कहीं कहीं किताबुल रहला भी लिखा हुआ मिलेगा। ये ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है भारत का, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने राजत्व के सिद्धांत को भी देख लिया था। राजत्व का सिद्धांत क्या था? हमारा टॉपिक ये है, ध्यान रखिए, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, इसको हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। राजत्व का सिद्धांत हमने देखा था। राजत्व का सिद्धांत में, राजत्व के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ किंगशिप में मैंने बताया था कि थियरी ऑफ किंगशिप में इसके कुछ एलिमेंट्स बलबन से मिलते थे और कुछ एलिमेंट्स जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था कि राजत्व के सिद्धांत में आपको जो ये कहता था कि सुल्तान जो है सुल्तान की ईश्वर की इच्छा, सुल्तान की इच्छा जो है ईश्वर की इच्छा है, यही बलबन भी कहता था, बलबन भी यही कहता था। तो यहां पर इस बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक के जो कुछ एलिमेंट्स हैं राजत्व के, वो कुछ मिलते हैं, यानी थियरी ऑफ किंगशिप जो है कुछ मिलते हैं। इसी तरह से सुल्तान सबसे ऊपर होता है, ठीक है, इसमें बलबन भी यही कहता था, अलाउद्दीन खिलजी भी यही कहता था, ठीक है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता था, मैंने बताया कि राजत्व के सिद्धांत में क्या था? सुल्तान की इच्छा ईश्वर की इच्छा है, बलबन भी कहता था और यह भी कहता था। लेकिन कौन? अलाउद्दीन खिलजी की बात अलग थी, वो कहता था सुल्तान ईश्वर की इच्छा से नहीं बन सकता, कोई अपनी ताकत से और शक्ति से बनता है, ठीक है। तो यहां अलाउद्दीन खिलजी से थोड़ा डिफरेंट था इसका, लेकिन कई जगह पे आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी से सिमिलरिटी है और कई जगह पे बलबन से सिमिलरिटी है, सारे एलिमेंट नहीं मिलेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो इसके राजत्व के सिद्धांत में बलबन जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और ये दोनों धर्मनिरपेक्ष थे। किस मामले में? अपॉइंटमेंट्स के मामले में, ठीक है। बलबन उच्च कुल के मुसलमानों को, वो भी तुर्किश मुसलमानों को तरजीह देता, तरजीह क्या रखता ही था, हाँ, उनकी नियुक्तियां करता था। नीच कुल में जो पैदा हुआ है उसको वो कोई वैल्यू नहीं देता था, उसको हे दृष्टि से देखता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने योग्यता को आधार बनाया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदुस्तानी मुस्लिम हो, तुर्किश मुस्लिम हो, उच्च कुल में पैदा हुआ हो, नीच कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो योग्य है तो ऑफिशियल्स के रूप में उसकी नियुक्तियां होती हैं। तो यहां राजत्व का या थियरी ऑफ किंगशिप जो है ये बलबन से अलग है, मोहम्मद बिन तुगलक का और अलाउद्दीन खिलजी का। इसी तरह से साम्राज्यवाद अगर देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी और ये दोनों साम्राज्यवादी हैं, यानी इंपेरियलिस्ट हैं, विस्तार चाहते हैं। बलबन ने ये बात नहीं थी, उसने बस कोशिश की कि जितना है उसको बचा के रखा जाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत में भी कदम रखा, ठीक है। तो वो आप देखेंगे कि राजत्व का इसके सिद्धांत में जो इंपेरियलिस्ट टेंडेंसी है, थियरी ऑफ किंगशिप है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि जो है उनमें सिमिलरिटी है, लेकिन यहां बलबन अलग है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मैंने सारा चीज डिटेल बताया था, यहां बस एक हम छोटी सी जानकारी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी कि भाई कुछ एलिमेंट्स इसके थियरी ऑफ किंगशिप में बलबन से मिलते हैं और कुछ अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं, सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने देखिए ये सब घरेलू नीतियां थी, ठीक है। घरेलू नीतियों में दोअब पे टैक्स बढ़ा दिया था, फेलियर हो गया था। दोअब का ये एरिया, गंगा, ये जमुना, यही जो एरिया है दोअब का एरिया है, यहाँ पे इसने टैक्स बढ़ाया, ये फेलियर हो गया था। दीवाने को ही, जो कि एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की थी किसानों की स्थिति में सुधार के लिए। बेसिकली ये दीवाने को ही की स्थापना की गई थी कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, कि कृषि योग्य जो भूमि है, हाँ, उस भूमि में बढ़ोतरी की जाए, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था। लेकिन यहां भी जो नीतियां चलाई गई फेलियर रहा, सारा डिस्कस कर चुके हैं पहले हम।
कैपिटल शिफ्ट किया, यहां दिल्ली से लेकर, दिल्ली में पहले था तो ये यहां पे आज कोशिश करता है कि देवागिरी या दौलताबाद इसको कहते थे दक्षिण भारत में, तो दिल्ली से दौलत, लेकिन ये भी नीति फेलियर रही सारी, क्योंकि इसने सारी जनता को ही कहा कि तुम चलो दौलताबाद। तो उसमें बहुत सारी परेशानियां थी, आप देखेंगे कि दुर्गम रास्ते थे और भी परेशानियां थी। जब ये कैपिटल शिफ्ट कर रहा है तो पूरी जनता को कहता है कि चलो भाई बैग एंड बैगेज, ये नीति असफल रही, जबकि इसको कोर्ट को और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को शिफ्ट करना चाहिए था। सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए ये बिंद है, बिंद के बाद आप देखेंगे ये बिंद का क्षेत्र है, ये सतपुरा है, सतपुरा के बाद अजंता है, ठीक है, और बीच में नदियां भी हैं। जैसे नदियां कौन कौन सी हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर ये है नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, और ये जो है ये गोदावरी नदी है, और यहीं पे जो है ये जो है देखेंगे तो ये पर यहाँ पे जो है यहाँ पर ये है देवगिरी, ठीक है। तो देखिए कितने दुर्गम रास्तों से जाना था, पहाड़ी थी, पहाड़ थे, नदियां थी, जंगल थे, तो यहां पहुंचते पहुंचते ही दिल्ली से पहुंचते ही जो ज्यादातर लोग जो है ना उनकी डेथ हो जाएगी, बहुत दुर्गम रास्ते थे, ये भी नीति फेलियर हो जाएगी, ठीक है। बाद में ये फिर शिफ्ट कर लेगा फाइनली दौलताबाद से दिल्ली आ जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज जो हम देखेंगे टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा पे हम पहुंच गए हैं, टोकन करेंसी पे, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस तरह से घरेलू नीति जो है मोहम्मद बिन तुगलक की, ये आज हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद घरेलू नीति के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी रह जाएगी या एक्सपीडिशंस रह जाएंगे। अगले वीडियो में खुरासान अभियान, कराची अभियान और नागरकोट अभियान, ये सारे जो होंगे फेलियर साबित होंगे, तो ये अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। देखिए टोकन करेंसी को हिंदी में कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा रियल मुद्रा क्या होता है और सांकेतिक मुद्रा क्या होता है। ये जब समझेंगे तब आपको मोहम्मद बिन तुगलक के मिस्टेक का पता चलेगा, ठीक है। देखिए मुद्रा की वास्तविक यानी रियल वैल्यू, कीमत के स्थान पर राज्य का मतलब यहां सरकार से है। यहां देखिए आरबीआई है हमारे यहां, जो कि सरकार की एजेंसी है, वो मुद्रा की कीमत तय करती है। राज्य यानी सरकार द्वारा तय कीमत, ये होता है सांकेतिक मुद्रा का मतलब। अब इससे भी लैंग्वेज से आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इसको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले समझना है वास्तविक कीमत, क्या लिखा हुआ है, मुद्रा की वास्तविक कीमत के स्थान पर यानी कि रियल वैल्यू के स्थान पर राज्य जो तय कर देती है कीमत, वो कीमत होती है कैश से। देखिए जैसे मैं कहूं कि ये देखिए एक सिक्का बना दिया गया, कैसे, 10 ग्राम ये सिल्वर है और इसका प्राइस कितना है 10 ग्राम सिल्वर का, ये हो गया 800 रुपए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सिक्के पर लिखा होगा 10 ग्राम और यहां पर लिख दिया जाएगा 800 रुपए, ठीक है। यानी वास्तविक कीमत क्या है, जो भी देखिए चांदी खरीदा गया 10 ग्राम, कितने का, 800 रुपए का, तो 10 ग्राम चांदी से सिक्का बनाया गया, ठीक है, और उस पर कीमत 800 रुपया लिख दिया गया। यानी जो करेंसी को बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ, ठीक है ना, करेंसी को बनाने में जो भी मटेरियल यूज हुआ, चाहे वो धातु हो, चाहे आपको कागज भी हो सकता है, जैसे आज भी हम लोगों का सांकेतिक मुद्रा, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सांकेतिक मुद्रा है, तो सांकेतिक मुद्रा क्या हो जाएगी, रियल मुद्रा क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये जो है ये है रियल मुद्रा, कैसे, देखिए रियल करेंसी कैसे, ये जो है देखिए रियल करेंसी क्या होती है भाई, तो जो धातु की कीमत होगी, यानी जो धातु नहीं, आपको करेंसी नोट भी बनते हैं और सिक्के भी बनते हैं, जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, चाहे कागज हो चाहे मेटल हो, तो जो भी मटेरियल की कीमत, प्राइस ऑफ मटेरियल
यानी कि प्राइस ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस करेंसी, ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये जो होगा ऐसे लिख देता हूं, प्राइस ऑफ मटेरियल इक्वल टू वैल्यू ऑफ करेंसी। यानी कि अगर मटेरियल जो इसमें यूज हुआ है उसकी कीमत अगर 800 रुपए है तो इस करेंसी की वैल्यू भी 800 रुपए की होगी। इसको कहा जाएगा रियल करेंसी, वास्तविक मुद्रा जो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले चल रही थी, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे, लेकिन सांकेतिक मुद्रा क्या है, देखिए अब ये सांकेतिक मुद्रा, अब सांकेतिक मुद्रा में क्या हो जाता है, जैसे मैं कहूं कि प्राइस ऑफ मटेरियल और वैल्यू ऑफ करेंसी में फर्क आ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ मटेरियल, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वैल्यू ऑफ करेंसी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। देखिए ये सांकेतिक मुद्रा है और ये रियल करेंसी है, वास्तविक मुद्रा है। ये कैसे, यहां पर देखिए, अब मैं बताता हूं। जैसे कि हम क्या यूज करते हैं, सांकेतिक मुद्रा यूज करते हैं। अभी देखिए 500 रुपए का नोट जो कि आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई भारतीय सरकार की एजेंसी है, ठीक है, और उसी के द्वारा ये इशू किया जाता है आरबीआई। तो आरबीआई क्या करती है, देखिए कागज होता है और सरकार द्वारा यानी आरबीआई द्वारा ये गारंटी दिया जाता है कि ये जो कागज पे छपा हुआ 500 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हम आपको गारंटी देते हैं कि इसकी वैल्यू 500 रुपए होगी। यानी 500 रुपए की कीमत के बराबर आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पे मटेरियल क्या यूज हुआ है, कागज यूज हुआ है, उस पे वैल्यू कितनी लिखी गई है, 500 रुपए की। लेकिन क्या 500 रुपए के वैल्यू के बराबर इस कागज की कीमत होगी, नहीं होगी ना, ठीक है। ये जो कागज है जिसपे 500 रुपया सरकार द्वारा लिखा गया है आरबीआई के द्वारा, और सरकार द्वारा गारंटी दी जा रही है कि आपको कोई भी सामान 500 रुपए की वैल्यू की मिलेगी इससे। लेकिन ये कागज क्या है, जो मटेरियल, यही मटेरियल है जो यूज किया गया है करेंसी बनाने के लिए। यहाँ कागज मटेरियल है, यहाँ पे मैंने बताया तो यहाँ पे मेटल है, सिल्वर है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये जो कागज इस्तेमाल किया गया, तो कागज की कीमत 50 पैसे भी हो सकती है, 10 पैसे भी हो सकती है, 10 रुपए भी हो सकती है, लेकिन 500 से ऊपर तो नहीं होगी, ठीक है ना, 500 से ज्यादा तो नहीं होगी, बहुत कम होगी। हाँ, सरकार ऐसा काम क्यों करेगी कि 500 रुपए का नोट वो 500 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले कागज पर वो प्रिंट करेगी, ऐसा तो करेगी नहीं। तो देखिए यहां पर कागज का वैल्यू इस वैल्यू से कम है, यानी कि प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वैल्यू ऑफ, रियल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है, रियल वैल्यू ऑफ करेंसी 500 रुपया है, और प्राइस ऑफ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, 50 पैसा, 10 पैसा, हाँ 5 रुपया। यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी जहां मटेरियल जो यूज किया जा रहा है करेंसी को बनाने में, और जो वास्तविक उसकी जो कीमत तय की गई है सरकार के द्वारा, इसमें फर्क है। इसको कहा जाएगा सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी, ठीक है ना। तभी तो हम कहते हैं आज जो हम इस्तेमाल करते हैं इस पे 2000 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना ही बड़े जितने बड़े कागज पे 500 लिखा गया है, सरकार उस पे 2000 लिख सकती है, सांकेतिक मुद्रा हो गया। इस पे 5000 को नोट निकाल दे उतने ही मटेरियल पे, ये क्या हो जाएगा, 5000 की वैल्यू के बराबर हम सामान खरीद सकते हैं, सोना चांदी या सब्जी फल जो भी है कुछ भी खरीद सकते हैं। यानी कि ये सांकेतिक मुद्रा है, एक टोकन करेंसी है, ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा होगा कि रियल करेंसी, और ये रियल करेंसी है, ठीक है। रियल करेंसी में क्या होगा, मैंने ये बता दिया। रियल करेंसी में जो कीमत होगी मटेरियल की, यानी जो मटेरियल यूज किया गया इस करेंसी को बनाने में, ठीक है,
तो जब करेंसी बना दिया गया तो उस करेंसी की वैल्यू भी उस मटेरियल के प्राइस के बराबर ही होगी। जैसे यहां 800 रुपए में 10 ग्राम सिल्वर खरीदा गया, इस 10 ग्राम सिल्वर को एक कॉइन बना दिया गया, इस पर लिख दिया गया 10 ग्राम और वैल्यू भी 800 रुपया है। यानी कि प्राइस ऑफ मटेरियल और वैल्यू ऑफ करेंसी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये वास्तविक करेंसी है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वास्तविक करेंसी यानी वास्तविक कीमत और सरकार द्वारा, राज्य द्वारा तय की गई कीमत में क्या डिफरेंस है। तो राज्य द्वारा जो तय कर दिया गया वही जो है सांकेतिक मुद्रा है। तो ये देखिए यहां पर सांकेतिक मुद्रा का मतलब प्राइस ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वैल्यू ऑफ करेंसी दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे मैंने बताया यहां मटेरियल यूज किया गया कागज, वैल्यू दिया गया 500 रुपया, दोनों की कागज के वैल्यू में और 500 रुपए की कीमत में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी कागज पे, सेम कागज पे सरकार अगर 2000 लिख देती है तब भी सांकेतिक मुद्रा होगा, 5000 लिख देती है तब भी सांकेतिक मुद्रा होगा। तो इसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसके पहले तक तो उस समय तक रियल वैल्यू वाली करेंसी चल रही थी, वास्तविक करेंसी चल रही थी। इसने क्या किया कि अब वास्तविक करेंसी की जगह पे इसने सिल्वर का जो करेंसी था, अभी मैं बताऊंगा, सिल्वर के करेंसी की जगह इसने कांसे का यानी ब्रॉन्ज का, और कहीं कहीं आपको कॉपर लिखा हुआ भी मिलेगा, तो कॉपर की करेंसी इसने निकाल दी, ठीक है, और उसका कॉस्ट जो है वो रख दिया चांदी के करेंसी के बराबर, ठीक है ना। यानी कि कॉपर का दाम ही उसने बढ़ा दिया उस समय, या ब्रॉन्ज का कॉस्ट ही बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्या किया, अब उसने यहां पर क्या किया देखिए, अभी मैं बताऊंगा। जैसे यहां पर ये 800 रुपए का सिल्वर है, हाँ, अब इसने क्या किया कि 10 ग्राम का कॉपर ले लिया, 10 ग्राम का ही कॉपर ले लिया, तो कॉपर का दाम, ये तो सिल्वर है, ये तो सिल्वर है, चांदी है, अब इसने कॉपर या ब्रॉन्ज ले लिया, कहीं कहीं ब्रॉन्ज, ज्यादातर ब्रॉन्ज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं कॉपर में, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा ले लिया, और ये 10 ग्राम का कांसा ले लिया या ब्रॉन्ज ले लिया आप कह सकते हैं, और इस पर वैल्यू लिख दिया 800 रुपीज। अब देखिए ये सिल्वर का है जबकि ये ब्रॉन्ज का है, यानी सिल्वर यानी 10 ग्राम कॉपर का, कांसे का या कॉपर का कॉस्ट इसने 10 ग्राम चांदी के बराबर कर दिया, यानी कि कॉपर का वैल्यू बढ़ गया, चांदी का वैल्यू गिर गया। तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब तक मुझे लग रहा है कि आपने सांकेतिक मुद्रा क्या है इसका कॉन्सेप्ट आपने ले लिया होगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था, तभी आप इसके मिस्टेक को समझेंगे। मैंने आपको बता दिया ना यहां पर क्या किया, देखिए इसको फिर से समझिए। इसने क्या किया 800, अभी मैं आपको समझाऊंगा, 800 रुपये वैल्यू का, 800 रुपया वैल्यू है किसी सिक्के का, 10 ग्राम का, ये सिल्वर है, ये सिल्वर है। अब इसने क्या किया, इसी तरह का एक सिक्का बनवाया 10 ग्राम, ये ब्रॉन्ज का, ठीक है, ये ब्रॉन्ज बना दिया, यानी कांसा या कॉपर, कहीं कहीं कॉपर लिखा हुआ मिलेगा, और इस पर लिख दिया 800 रुपया। अब दोनों का वैल्यू देखिए बराबर है, ठीक है। अब इसमें क्या मटेरियल जो यूज हुआ, यहां पे तो मटेरियल बराबर है, क्यों सांकेतिक मुद्रा है ये, क्योंकि यहां पर मटेरियल का प्राइस यानी चांदी का प्राइस और करेंसी का वैल्यू दोनों बराबर है, लेकिन यहां ब्रॉन्ज का प्राइस 10 ग्राम अगर ब्रॉन्ज है, हाँ, तो 10 ग्राम ब्रॉन्ज पे अगर 800 रुपया का कीमत ये रख रहा है, यानी कि दोनों में फर्क आ गया। जो मटेरियल यूज हुआ, यहां पे ब्रॉन्ज यूज हुआ, यहां पे सिल्वर यूज हुआ, लेकिन दोनों की कीमत एक है, हाँ, यहां पे दोनों की कीमत एक कर दिया। यहां पे प्राइस ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल यूज हुआ, सिल्वर यूज हुआ बनाने में, उसकी कीमत भी उतनी है, तो रियल करेंसी है। लेकिन यहां पर 10 ग्राम कॉपर लेके सिक्का बनाया और उस सिक्के का वैल्यू कर दिया चांदी के सिक्के के बराबर, तो देखिए ये हो गया सांकेतिक मुद्रा, यानी कि इसके वजन में मटेरियल जो यूज हुआ और जो वास्तविक कीमत है सरकार ने तय किया, दोनों में फर्क आ गया, तो ये कहा गया सांकेतिक मुद्रा,
ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये यहां से ये, तो सांकेतिक मुद्रा क्या है मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब हम आएंगे, उसने क्या किया था, 10 ग्राम, मतलब ये एक हमने सिंबॉलिक लिया है, मैंने समझाया कि आखिर उसने किया क्या। चांदी की जगह उसने कॉपर का या कांसे का सिक्का चला दिया, 10 ग्राम चांदी की जगह 10 ग्राम उसने कॉपर ले लिया, और यहां वैल्यू 800 रुपए ही था, क्योंकि 10 ग्राम चांदी खरीदा गया 800 रुपए में, लेकिन यहां 10 ग्राम कॉपर पे ही उसने 800 रुपए का वैल्यू दे दिया। फर्क आ गया, जो मुद्रा जो मेटल यूज हुआ करेंसी बनाने में और जो वास्तविक कीमत है दोनों का में फर्क आ गया। जैसे यहां मैंने बताया कि फर्क कैसे आया, कागज की कीमत कम और वैल्यू ज्यादा, वैसे ही यहां तांबे की कीमत कम लेकिन वैल्यू ज्यादा, तो ये सांकेतिक मुद्रा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया रियल, तो ये हो गया टोकन, टोकन करेंसी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरह के सिक्के थे उस समय मोहम्मद बिन, ये सब जानना जरूरी है। उसके बाद हम बताएंगे कि किस किस तरह के सिक्के थे, क्या कारण थे इसके टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का, और ये फेलियर कैसे होता है। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन व्हाई एमबीटी और मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी। इसने सांकेतिक मुद्रा क्यों इसने इशू किया, रीजन क्या क्या थे। सबसे पहले, इसके पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि एमबीटी के समय जो करेंसीज थी वो कौन कौन सी थी। देखिए एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके समय कुछ करेंसीज थी, देखिए समझ लीजिए। एक तो थी दो नारी, दो नारी, ठीक है। अब दो नारी करेंसी चलती थी एमबीटी के समय, लेकिन दो नारी बेसिकली किस धातु की थी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि एमबीटी यहां लिखता हूं, एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा चलता था दिनार, ये गोल्ड करेंसी थी, गोल्ड की थी। और इसके बारे में इब्न बतूता ने इसके बारे में चर्चा की है। देखिए इब्न बतूता मैंने बताया एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। कहां से आया था, मोरक्को से आया था। ध्यान रखिएगा मोरक्को कहां है, अफ्रीका में है। और इसने अपना ट्रेवलॉग यानी कि यात्रा वृत्तांत लिखा, भारत के बारे में लिखा रेहला में या किताबुल रेहला में। ये कुछ दिनों तक काजी भी रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी यानी कि जज बनाया जाएगा। फिर इसको चाइना भी राजदूत के रूप में भेजा जाएगा। सवाल यहां से बनते हैं, इसलिए मैं बार बार बताते रहता हूं। और बाद में कुछ अनबन हो जाएगी, कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, तो इसको जेल में भी रखा जाएगा। ठीक है, तो इब्न बतूता ने चर्चा की है दिनार की। उसके अलावा टंका, टंका जो सिल्वर का होता था, या इसको अदली भी कहा जाता था। ठीक है, अदली, तो ये भी था, ये सिल्वर का होता था, ये सिल्वर का होता था, सिल्वर का यानी चांदी का। और एक होता था आप जानते ही हैं जीतल, जो कि कॉपर का यानी तांबे का होता था। तो ये चार मोहम्मद बिन तुगलक के समय चार तरह के करेंसी चलते थे। दिनारी, इसके बारे में आ जाए, अगर तीन ऑप्शन दे दिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिनारी था वो किस धातु का बना हुआ था, तो ऑप्शन में जरूर रहेगा कि यहां पर कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से, ये जो है दिनारी के बारे में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। उसके बाद दिनार किस चीज का था, तो गोल्ड का था। टंका या अदली जो था, उस समय अदली कहा जाता था। टंका इल्तुतमिश ने इशू किया था। ठीक है, यही टंका इसके समय में आके अदली कहा जाता था। तो यह पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय टंका को क्या कहा जाता था, अदली कहा जाता था। और अदली किस मेटल से बना हुआ था, तो सिल्वर से। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा पार्ट में इंपॉर्टेंट है। और जीतल तो ये भी इल्तुतमिश लेके आया था। ठीक है, कॉपर का था, तांबे का था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों के मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है वो कौन कौन से करेंसी चलते थे। और देखिए यही जो सिल्वर का
टंका है ना, इसी की जगह ये टोकन करेंसी इशू कर रहा है। सिल्वर का टंका, या इसको इसके समय अदली कहा जाता था, इसी को रिप्लेस्ड बाय टोकन करेंसी, यानी कि इसी की जगह पे वो सांकेतिक मुद्रा लेके आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा? दिनार गोल्ड का है, ध्यान रखिएगा, दिनार गोल्ड का है, पूछा जा सकता है। टंका को उस समय क्या कहते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय? तो अदली कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जीतल तो कॉपर का था ही, आपको पता होगा, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर का टंका और कॉपर का जीतल। देखिए एक और सवाल बनेगा कि सिक्कों पे सबसे ज्यादा काम किस सुल्तान ने किया था दिल्ली सल्तनत में? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि इसके पहले इल्तुतमिश ने टंका और जीतल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इतने सिक्कों पे काम कर रहा है, फिर टोकन करेंसी पे काम कर रहा है, कौन कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। असफल हो सफल हो ये अलग बात है, लेकिन सिक्कों पर सबसे ज्यादा काम दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्कों पर सबसे ज्यादा काम करने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सिक्कों पर सबसे ज्यादा काम करने वाला या करेंसी पर, मुद्रा पर सबसे ज्यादा काम करने वाला सुल्तान, करने वाला सुल्तान किसका? दिल्ली सल्तनत का, ध्यान रखिएगा, करने वाला डीएस का सुल्तान। तो दो बातें यहां पर आपको समझनी पड़ेगी कि हालांकि इल्तुतमिश ने भी इशू किया था ये और ये टंका और जीतल, लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? तो कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा, टंका को इसके समय अदली कहा जाता था, और इसी अदली के बदले आज आ सकता है एग्जाम में कि किसकी जगह पे मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया टोकन करेंसी। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर की जगह पे तो किया था, तो या तो टंका दे दे या अदली दे दे, आप आंसर अपना बना देंगे। अब देखिए यहां पर ये क्यों यूज हुई, रीजन क्या थे टोकन करेंसी इशू करने के? रीजन देखेंगे आप यहां पे, अगर हम देखें तो यहां पे रीजन क्यों इसने इशू किया। तो देखिए आपको मैं बताऊं, बहुत सारे यहां पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले बर्नी कहता है, बर्नी क्या कहता है कि बर्नी का कहना है कि राजकोष में चांदी भी था और सोना भी था, माने बड़े बड़े जो धातु थे, महंगे धातु थे, को सुरक्षित रखने के लिए क्योंकि इसको आगे अपने धन की जरूरत थी, विजय अभियान के लिए इसको धन की जरूरत थी। आगे आप देखेंगे इसने मध्य एशिया, देखिए ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, तो इसने इसके ऊपर मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया में इसने खुरासान जीतने का प्लान बनाया था। फिर कराची अभियान भी इसका चला था नगर, तो इसने पहले ही, आप आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि खुरासान अभियान के लिए कैसे पहले ही बहुत सारे लाखों में सैनिकों की नियुक्ति कर लेता है, उन्हें अग्रिम सैलरी भी देता है। तो इसने एक सपना देखा था, विश्व विजय का भी सपना देखा था हालांकि, ठीक है। तो इसको अपने विजय, क्योंकि इंपेरियलिस्ट है, मैंने बताया ना, इसके राजत्व के सिद्धांत में, हाँ, इसका राजत्व का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है, विस्तारवादी है, हाँ, अपने क्षेत्र का लगातार विस्तार करना चाहता है। तो अपने विजय अभियानों के लिए, सैनिकों के लिए ये चाहता है कि धन राजकोष में, चांदी और सोने सब ये बचा के रखेगा। तो राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने के लिए और धन को सुरक्षित रखने के लिए इसने ऐसा किया था, ऐसा बर्नी का कहना है, ठीक है। अगर हम दूसरा रीजन देखें तो नेल्सन राइट है, ये भी स्कॉलर है, नेल्सन राइट, इनका कहना है
कि 14th सेंचुरी में, यानी कि 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई। एरो नीचे किया हुआ है, यानी कि ये चांदी की कमी हो गई। ठीक है, 14th सेंचुरी में नेल्सन राइट का कहना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो इसकी प्रेरणा इसको एक जगह से और मिलती है। प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन। देखिए क्या था भाई, चीन में इसके पहले, ये पहली बार नहीं था, इसके पहले चीन में कुबलाई खान, जो कि एक मंगोल था, इसने इशू किया था, कुबलाई खान ने चाउ मुद्रा। चाउ मुद्रा, और चाउ मुद्रा जो थी ये मेटल की थी, मेटल की थी। ठीक है, और सक्सेसफुल रहा था, ये सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा ईरान में था कौन, चाउ मुद्रा मेटल की थी और ये सफल रही थी। यहां पे लिखिएगा सफल, ये सफल रहा था। तो इससे इंस्पायर हुआ था, प्रेरण लिख दिया, देखिए गलतियां हो जाती हैं, प्रेरणा। इंस्पायर कहां से हुआ था। इसके अलावा ईरान में गैताकू खान, गैताकू या गैताकू कहीं लिखा हुआ मिलेगा, खान, इसने पेपर की करेंसी चलाई, कागज की मुद्रा, लेकिन यह असफल रहा था। ये मुद्रा असफल रहा था। ठीक है, तो अब देखिए गैताकू खान ने ईरान में चलाया था, कुबलाई खान जो मंगोल था उसने चाउ मुद्रा चलाया, तो मेटल का था ये सफल रहा था। तो इसको कहीं ना कहीं कि भाई इसके पहले भी हो चुका है, इसके पहले भी टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा जो है वो लाया जा चुका है और एक जगह जरूर असफल हुआ है, लेकिन कुबलाई खान के केस में ये सफल था, इसलिए इसको लगा कि मुझे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ और लोगों के और भी व्यू हैं, जैसे कि ये दयालु था, काइंड हार्टेड था, अपव्यय करता था। ठीक है, और अपव्यय मतलब बहुत ज्यादा खर्च करता था दान वान में। ठीक है, तो इसलिए धन की कमी हो गई थी, धन की कमी हो गई थी। लेकिन ये वाला रीजन आप देखेंगे, इसको आप डिस्कार्ड करेंगे। क्यों डिस्कार्ड करेंगे, इसका रीजन ये है कि बाद में जब ये टोकन करेंसी वाला मामला इसका फेलियर हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि कांसे का यानी ब्रॉन्ज का जो करेंसी ये लेके आता है टोकन करेंसी के रूप में, उसकी जगह चांदी और सोने के करेंसी से उसकी भरपाई करेगा। यानी कि ये तय है कि ये जो बात कही जा रही है ये कि वो दयालु था, अपव्यय करता था और इसलिए धन की कमी हो गई थी, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं गले नहीं उतरती है। तो इस बात को डिस्कार्ड भी किया जाता है, लेकिन एक रीजन ये भी बताया जाता है, लेकिन इसी लॉजिक से इस रीजन को काटा भी गया है कि आखिर जब उसके पास धन नहीं था तो उसने, जब ये सांकेतिक मुद्रा फेलियर हो जाता है तो उसने कहां से भाई उसकी पूर्ति की। ठीक है, तो ये बात, तो ये देखिए पहला यहां पे देखिएगा बर्नी ने क्या कहा, राजकोष में चांदी और सोने को भी आप कह सकते हैं, राजकोष में धन को सुरक्षित रखने के लिए, राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने के लिए या धन को सुरक्षित रखने के लिए, यहां पे धन भी कर सकते हैं, चांदी धन, धन में आपको गोल्ड वोल्ड भी आ जाएगा। उसने क्या किया कि उसको सोने चांदी को बचाना है, कीमती जो धातु है उसको बचाना है, सुरक्षित रखने के लिए उसने ये टोकन करेंसी निकाली, क्योंकि उसे विजय अभियानों के लिए धन की जरूरत थी। आप आगे देखेंगे उसने विश्व विजय का भी प्लान किया था और बाद में खुरासान जीतने का भी प्लान किया था, सेंट्रल एशिया में भी प्रभाव जमाने की कोशिश की थी। हाँ, उसके प्लान में था, हालांकि फेलियर हो गया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके लिए उसको पर्याप्त धन की आवश्यकता थी अपने सैनिक अभियानों के लिए, इसलिए वो चाहता था, ये बर्नी का कहना है। उसके अलावा नेल्सन राइट जो है ये भी स्कॉलर है, ये कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी इस वजह से, तो ये भी एक रीजन बताया जाता है अगर लिखने के लिए कहीं से आ जाए। ठीक है, और इसको प्रेरणा भी मिली थी किससे, कुबलाई खान। ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल बनेगा कि कुबलाई खान ने कौन सी मुद्रा इशू की थी, चाउ मुद्रा। कहां पे इशू की थी, चीन में। देखिए ये चाउ मुद्रा इसने कुबलाई खान ने चीन में इशू की थी, ध्यान रखिएगा, चीन में।
ये छूट गया था। तो कुबलाई खान ने चाओ मुद्रा चीन में इशू की थी। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ठीक है। मुद्रा कौन थी कुबलाई खान द्वारा? तो चाओ मुद्रा कहां पे इशू की गई थी? चीन में, हालांकि ये मंगोल है, ठीक है। और ये मेटल का था, किस चीज का था? मेटल का था, और ये सफल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ईरान में गैताकू खान का था, इसने कागज की यानी पेपर करेंसी चलाई, लेकिन यह सफल रहा। लेकिन एक जगह ये सफलता देखता है तो लगता है कि चलिए कहीं तो सफल हुआ था, तो इसको मैं भी अपना सकता हूं, टोकन करेंसी को। इसलिए उसने टोकन करेंसी के रूप में चांदी की जगह पर उसने क्या किया? तो इसने क्या किया कि चांदी की जगह पे, यहां मैंने लिख दिया ना, सिल्वर की जगह पे, ठीक है ना, टोकन करेंसी चलाया। और ये टोकन करेंसी जो था, यहां पे देखिए, ये टोकन करेंसी किसका था भाई? ज्यादातर आपको ब्रॉन्ज मिलेगा, यानी कि कांसा, कांसा, या कहीं कहीं आपको कॉपर, तो दोनों आप लेके चलिए तांबा, ठीक है ना। तो टोकन करेंसी के रूप में ब्रॉन्ज यानी कांसा या कॉपर, तांबा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहां से जो सवाल बनेगा और रीजन पूछा जाए, उस समय कौन कौन सा जो ये था, इसके समय एमबीटी के समय कौन कौन से कॉइन्स थे यानी करेंसी थे, वो भी मैंने बता दिया। हाँ, सांकेतिक मुद्रा क्या होता है ये भी समझ लिया, रीजन क्या क्या रहे ये भी यहां पर मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब जो है हम समझेंगे ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाता है, सिल्वर की जगह ये ब्रॉन्ज, कांसा लेके आता है, या कॉपर का, तांबा का ये कॉइन लेके आता है या करेंसी लेकर आता है, वो क्यों असफल हुआ, इसके रीजन को हम आगे देखेंगे। पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और उन रीजंस को देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय, जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया जाता है, कांसे का या कॉपर का, चांदी के करेंसी की जगह पे, अदली के जगह पे या टंका के जगह पे, वो क्यों असफल हो गया। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रीजन व्हाई द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी बाय एमबीटी प्रूव्ड अ फेलियर। ठीक है, यहां पर क्यों असफल हुआ, तो इस रीजन को हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, रीजन फेलियर, फेलियर का जो रीजन है, असफलता का कारण जो है इस टोकन करेंसी का, आप जानते हैं कि टोकन करेंसी में उसने क्या किया था कि भाई सिल्वर का ये जो कॉइन है इसकी वैल्यू ब्रॉन्ज या कॉपर के कॉइन के बराबर इसने कर दी, ठीक है ना। यही तो मैंने बताया, इसकी जगह ये सिल्वर की जगह ये ले आता है, ये करेंसी ले आता है। अब देखिए फेलियर का जो रीजन है, मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण नहीं, का नियंत्रण यानी कि सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। ये लाने के बाद, टोकन करेंसी लाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो ये जो कॉइन है ना, कॉइन की प्रिंटिंग जो हो रही है, कॉइन्स की प्रिंटिंग जो हो रही है, यानी कि कॉइन्स जो बनाए जा रहे हैं, मिंटिंग, प्रिंटिंग नहीं मिंटिंग, मतलब टकसाल, कॉइन्स जो बनाए जा रहे हैं ये एक तो टकसाल से बनाए जा रहे हैं और एक सर्राफा बाजार से। ऐसा क्यों? सर्राफा बाजार यानी कि जो सोने चांदी के मार्केट होते हैं, सर्राफा बाजार से हुआ क्या? देखिए, मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण नहीं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसने तो कह दिया कि भाई ब्रॉन्ज जो होगा, अब सिल्वर के कॉइन की जगह ब्रॉन्ज का यानी कांसे का जो सिक्का होगा वो चांदी के सिक्के की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, या कहीं कहीं कॉपर भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब होगा क्या कि ये टकसाल से तो ये सिक्के निकल ही रहे हैं, यानी कि टकसाल को इंग्लिश में कहते हैं मिंट, MINT, आप मिंट लिख सकते हैं इसको, मिंट, ठीक है। टकसाल से तो निकल ही रहे हैं, लेकिन सराफा बाजार से भी निकल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये सिक्के बनाने में इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन ये है कि ये जो हो रहा है, इसका रीजन ये है, इसका रीजन क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं था
सिक्कों पे, ठीक है। यानी कि मुद्रा पे या सिक्कों पे कोई पेचीदा डिजाइन नहीं है। देखिए यहां पर नहीं है, पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी भी जो हम लोग कॉइन्स या करेंसी नोट जो इस्तेमाल करते हैं उस पे आरबीआई का कुछ ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है, जिसका नकल बहुत मुश्किल है। और इसी से ये जो पेचीदगी होती है, ये जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, आप नोट को उठा के देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ स्टाइल में लिखा होगा, या गांधी का फोटो होगा, कुछ इस स्टाइल से बनाया होगा, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको लगेगा कि उसका डुप्लीकेसी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, उसका नकल नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ आरबीआई ही छाप सकती है। और अगर ऐसी पेचीदगी ना हो तो फिर तो डुप्लीकेसी होने लगेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण क्यों नहीं रहा, क्योंकि सिक्कों पर कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था, और इस वजह से जो ओरिजिनल सिक्के हैं वो तो टकसाल से निकल ही रहे हैं, मिंट से निकल ही रहे हैं। सराफा बाजार भी सिक्के बना रहा है, सोनार के यहां लोग सिक्के बनवा रहे हैं, जिसके यहां कांसे का कोई बर्तन है ले जाएगा, बोलेगा भाई इसका सिक्का बना दो, मुद्रा बना दो, और वही वो सिल्वर के कॉइन की जगह पे चलाएंगे, ठीक है। यानी कि ब्रॉन्ज के सिक्के से चांदी के बराबर अब लोग कमाई करने लगेंगे। ब्रॉन्ज का वेट भी इतना, चांदी का वेट भी बराबर, यानी ब्रॉन्ज और चांदी का इसका वेट दोनों का बराबर है। अब इससे ये लोग इतना चांदी कमाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जाके जो अपना घर में भी अगर कोई कांसे का सामान होगा, कॉपर का सामान होगा, सुनार के यहां ले जाएंगे और कहेंगे भाई बना दो तुम इसका सिक्का, हम चला देंगे, क्योंकि बड़ी आसानी से उसकी नकल हो जा रही है। टकसाल पे में जो सिक्का बन रहा है सराफा बाजार में लगभग बराबर दिख रहा है, अंतर नहीं मालूम हो रहा है, तो डुप्लीकेसी बढ़ेगी। तो ये क्योंकि राज्य का नियंत्रण, राज्य ने कोई ऐसा पेचीदा डिजाइन दिया ही नहीं, तो राज्य का नियंत्रण तो नहीं होगा। तो अब देखिए पहला रीजन तो ये हो गया, पहला रीजन, ठीक है, पहला रीजन हमने ये दे दिया, राज्य पर मुद्रा का नियंत्रण नहीं है। आगे आप देखेंगे कि बर्नी ने इस बारे में क्या कहा। बर्नी ने कहा कि अब ये जो चीजें हो रही है, बर्नी का कहना था हर हिंदू का घर टकसाल बन चुका है, यानी कि मिंट बन चुका है। हर हिंदू का घर टकसाल यानी कि मिंट बन चुका है। हर हिंदू के घर में आपको सिक्के बनाए जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि उस समय ज्यादातर जो सोने चांदी का काम है, ऑर्नामेंट्स का काम है, कौन कर रहा है, हिंदू कर रहे थे। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए जो किसान है, किसान है वो लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू ये किस में दे रहा है, ब्रॉन्ज कॉइन्स में, ब्रॉन्ज कॉइन्स में दे रहा है, कांसे के सिक्के में दे रहा है। और ये क्या करता है, ये कोशिश करता है कि इसके पास अगर सिल्वर कॉइन्स है भी तो उसको खर्च ना करे और ब्रॉन्ज कॉइन्स ये देगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी आसानी से क्या कर रहा है कि किसान के पास अगर कांसे का कोई बर्तन है वो बाजार में ले जाता है, सराफा बाजार में, और वहां से वो ढलवा लेता है, क्योंकि डिजाइन की पेचीदगी तो है ही नहीं, ठीक है, बड़ी आसानी से। इसलिए मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण खत्म हो जा रहा है। तो ये बड़ी आसानी से ये एक तरह से डुप्लीकेट मुद्रा है। देखिए टकसाल से जो निकल रहा है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन सराफा बाजार से जो निकल रहा है वो क्या है, डुप्लीकेट है। लेकिन दोनों में अंतर बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये दे रहा है। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास अगर आ भी रहा है सिल्वर का सिक्का, अगर बाई द वे आता है तो भी वो उसको रख लेते हैं और सराफा बाजार में बनाए गए इस ब्रॉन्ज के कॉइन्स को राजकोष में पहुंचा देते हैं। अब इस पे देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक ग्रेशम का नियम है, ये लागू होता है। क्या कहता है ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का नियम, ग्रेशम का नियम ये क्या कहता है भाई,
खराब मुद्रा या नकली मुद्रा, ठीक है ना, अच्छी मुद्रा को या खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। बिल्कुल सही है, आप इसको देखिए, ग्रेशम का नियम। जब भी मोहम्मद बिन तुगलक के एमबीटी के इस टोकन करेंसी की बात होती है, वहां ग्रेशम का नियम भी साथ साथ बताया जाता है। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। कैसे? अगर हमारे पास 2000 का कोई फटा हुआ या गंदा सा नोट है और एक नोट जो है वो बहुत, अभी हम तुरंत एटीएम से निकाल के लाए हैं, ठीक है, एकदम कड़कड़ा नोट है, हरा हरा नोट है, हाँ, एकदम वो बिल्कुल फ्रेश है नोट वो, तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि जो गंदा नोट है या जो फटा हुआ नोट है उसको पहले चलाएं, और जो अच्छा नोट है ना, जो अच्छा करेंसी है, उसको अभी हम बचा कर रखें। पहले हम क्या, मेरे पर्स में भी अगर पड़ा हुआ है, ये इंसान की फितरत है, जो पर्स में जो फटा पुराना नोट होता है उसको पहले चलाने की कोशिश करते हैं और अच्छे करेंसी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो यही हुआ, ग्रेशम का नियम यहां भी लागू हो रहा है। देखिए, किसान भी बचा रहा है, वो डुप्लीकेट, उसको सुविधा है भाई, बाजार में वो ब्रॉन्ज बनवा लेता है, हाँ, ब्रॉन्ज का कॉइन, कांसे का कॉइन या कॉपर का कॉइन बनवा के वो उसी को दे दे रहा है। तो ग्रेशम का नियम यहां पे लागू हो रहा है, ठीक है ना। अब इससे देखिए, इंपोर्ट यानी आयात, इंपोर्ट यानी आयात, इसको आयात भी प्रभावित होगा। आयात जो है ये प्रभावित हुआ, आयात बंद हो गया। देखिए, आयात क्यों बंद हो गया? इंपोर्ट में क्या है, बाहर से हम सामान मंगा रहे हैं और हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये ब्रॉन्ज ले जाओ, हमारे जो हम सामान आपसे खरीद रहे हैं, ये कांसे का या तांबे का सिक्का ले जाओ। ये कहीं कहीं आपको ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों मिलेगा, मैं ब्रॉन्ज लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज के सिक्के भी यानी कांसे के सिक्के भी और कॉपर के सिक्के भी। तो आप ये ले जाइए, इसको समझिए कि चांदी का सिक्का है। तो बाहर का क्यों 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 कहेगा भाई कि भाई हम क्यों समझे, भाई हम क्यों समझे कि ये चांदी है? आप हमको दे रहे हो कॉपर उसी वेट का और कह रहे हो समझ लो कि इतना ही। अगर हम एक मान लो कि 10 ग्राम या 8 ग्राम का कांसे का सिक्का दे रहे हैं और कहेंगे कि समझो कि 8 ग्राम चांदी का सिक्का है, कोई क्यों समझेगा? तो इस तरह से जो इंपोर्ट के व्यवसाय में जो इंपोर्ट के व्यवसायी लगे हुए थे उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो तांबे का सिक्का पकड़ा रहे हैं या कांसे का सिक्का पकड़ा रहे हैं, ठीक है ना। वही टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा दे रहे हैं उसको, वो नहीं ले रहा है। तो इससे क्या होगा, ये अगर ये प्रभावित हो रहा है तो व्यापार प्रभावित, और इससे अर्थव्यवस्था को क्या होगा, अर्थव्यवस्था को, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो हर चीज देखिए, सरकार का नियंत्रण नहीं है। बर्नी ने कह ही दिया कि हर हिंदू का घर टकसाल बन गया, क्योंकि सोने चांदी का काम सराफा बाजार पे ज्यादातर हिंदुओं का कंट्रोल था, ठीक है ना। किसान लैंड रिवेन्यू दे रहे हैं इसी डुप्लीकेट कॉइन्स में। घर में अगर कांसे का या तांबे का बर्तन है, उसको कहते हैं सराफा बाजार में ले जाके किसी सोनार को देते, कहते बना दो भाई, सिक्के बना दो। तो ऐसे ऐसे कॉइन्स थोड़े बनते हैं, ठीक है, कि कोई भी बना ले रहा है, हर घर में सिक्के बन रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ग्रेशम का नियम मैंने बता दिया, ठीक है। और इससे इंपोर्ट किस तरह से प्रभावित होता है, यानी आयात किस तरह से प्रभावित हुआ, ये भी मैंने बता दिया। इवन किसानों से जो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, कौन, खुद, मुकद्दम, चौधरी, ये सब जो रेवेन्यू कलेक्टर थे, इनके पास भी अगर पैसा है ना, सिल्वर का कॉइन है, उसको बचा लेते हैं। देते किसमें है, डुप्लीकेट कॉइन्स में। अगर किसी किसान ने सही भुगतान भी कर दिया तो क्या करेंगे, अपने उनके घर में जो कांसा है या तांबा है उसको जाके सराफा बाजार से वो कॉइन बनवा ले आएंगे, राजकोष में डाल देंगे कि किसानों ने यही दिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ये आपको ध्यान रखना होगा। जो हमने देखा, मुद्रा पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहा, क्यों नहीं रहा ये मैंने बता दिया, ठीक है। बर्नी ने क्या कहा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसानों ने किस तरह से टैक्स का भुगतान किया, ग्रेशम का नियम किस तरह से लागू होता है, और आयात पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से सबको जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये जो पूरा टोकन करेंसी इसने इशू किया, ठीक है, जो सांकेतिक मुद्रा इसने जारी की,
ये पूरी तरह से फेलियर हुआ। उसके बाद इसको जब ये महसूस हुआ तो इसने क्या किया, बोला भाई सबको कि ले आओ ले आओ, हाँ सब लोग अपना ले आओ, और जो भी आपके पास सिक्के हैं उसके बदले हम आपको सोने चांदी के सिक्के दे देंगे। तो लोग ले गए और सोने चांदी के सिक्के से सुल्तान ने बदल भी दिया। बर्नी ने कहा कि अंबार लग गया था उस समय नकली सिक्कों का, ठीक है, बर्नी ने ये कहा है। अब आप देखिए उस समय जब मैं रीजन बता रहा था कि इशू करने का कारण क्या था, तो उसमें एक रीजन मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे इतिहासकारों का और लोगों का मानना है कि वो बहुत दयालु था, बहुत ज्यादा डोनेशन देता था, इस वजह से उसके खर्च की वजह से राजकोष में धन नहीं था। तो वहां पे मैंने ये कहा कि आप ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्यों? क्योंकि अगर उसके पास धन नहीं होता तो जब ये स्कीम उसका फेलियर होता है तो सारे नकली जो कांसे के या तांबे के जो सिक्के हैं जब लोग ले जाते हैं सबको वो बदल देता है और उनके बदले फिर वो चांदी के और सोने के सिक्कों को देता है। तो आखिर जब उसके पास धन की कमी थी तो आखिर उसने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब धन की कमी वाली बात जो थी वो जो है वो गले नहीं उतरती। जो कुछ रीजन थे वो रीजन जैसे बर्नी ने बताया कि उसको अपने विजय अभियान के लिए धन की जरूरत थी, तो सोने चांदी को वो सुरक्षित रखना चाहता था, धन को सुरक्षित रखना चाहता था अपने मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया में भी प्रभाव जमाना चाहता था। खुरासन जीतना है, खुरासन सेंट्रल एशिया में ही है, खुरासन जीतने का प्लान था उसने। इसीलिए आप देखेंगे आगे जब हम अभियानों की चर्चा करेंगे वहां खुरासन अभियान और नागरकोट अभियान, कराची अभियान, तो आप देखेंगे कि वहां पर पहले ही खुरासन अभियान के एक साल पहले ही से वो बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की नियुक्ति कर लेगा, उन्हें एक साल पहले ही पेमेंट कर देगा। तो उसके पास धन की कमी नहीं थी। रीजन ये नहीं था कि धन की कमी की वजह से उसने इशू किया। दूसरा रीजन भी मैंने बता दिया था कि नेल्सन राइट ने कहा कि 14th सेंचुरी में, नेल्सन राइट का कहना है कि पूरे विश्व में कमी हो गई थी। ये 14th सेंचुरी में ही है ना, देख लीजिए, पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए चांदी के सिक्कों की जगह उसने कांसे का सिक्का या कॉपर का सिक्का, तांबे का सिक्का चलाया सांकेतिक मुद्रा के रूप में। और तीसरी बात, बर्नी के बाद मैंने जो ये बताया था कि एक बात ये भी बताई थी कि बर्नी के बाद आप देखेंगे कि एक वो था, प्रेरणा इसको मिली कुबलई खान से। हाँ, सबसे पहले कुबलई खान ने, इसके पहले मतलब ये कोई नया काम इसने नहीं किया था। इसके पहले कुबलई खान ने चीन में किया था, जो एक मंगोल था कुबलई खान, उसने चाओ मुद्रा इशू की थी, वो मेटल की यानी धातु की मुद्रा थी और वो सफल रही थी, ठीक है। और इसके अलावा ईरान ने भी गैताकू खान ने, नाम कुछ भी मिले, उसने कागज की मुद्रा चलाई थी, हालांकि वो असफल रही थी। लेकिन कुबलई खान ने जो चीन में इशू किया था चाओ मुद्रा, वो सफल रही, इसलिए उससे इंस्पायर हुआ कि चलो एक जगह सफल हो सकती है तो यहां भी सफल हो सकती है। तो ये सब रीजन जो थे, रीजन भी पता है आपको। जो यहां पे ध्यान देना है, कुछ भी लिखने के लिए कहीं आ जाए कि आखिर सांकेतिक मुद्रा है क्या, सवाल यूपीएससी में आएगा, व्हाट इज द टोकन करेंसी, टोकन करेंसी क्या होता है। तो मैंने पूरा डिटेल बताया है समझा के कि टोकन करेंसी क्या होता है। आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टोकन करेंसी ये सांकेतिक मुद्रा है, ये भी बता दिया। रीजन क्या थे सांकेतिक मुद्रा इशू करने के, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से कॉइन्स थे, कौन कौन से मुद्रा थे, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। और ये भी बता दिया कि कैसे फेलियर हो गया ये पूरा स्कीम। तो इस तरह से हमने ये सांकेतिक मुद्रा वाला जो टॉपिक था वो भी खत्म कर लिया। और आगे हमारा बच जाता है मोहम्मद बिन तुगलक में जो इसके अभियान हैं, आपके खुरासान अभियान, कराची अभियान, नागरकोट, उन अभियानों को हम देख लेंगे। उनको हम विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं। अभी लीजिए आप स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.